Hello and good morning everyone. I welcome you all at Uverse News Analysis. Today is 1st November 2023 and we are going to discuss some important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel at Uverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, एप्पल साइबर अटैक अलर्ट अपोजिशन कंसर्न्स गवर्नमेंट. अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो आपकी अपोजिशन पार्टी है उन पार्टी की जो कुछ मेंबर्स हैं उनके पास एप्पल के द्वारा एक अलर्ट मैसेज क्या किया गया है, आपका भेजा गया. कैसा? सो एप्पल अलर्टेड अपोजिशन लीडर एंड जर्नलिस्ट ऑफ बीइंग टारगेटेड बाय अ स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स. तो उनको यहाँ पर क्या मैसेज मिला है, उनको एक अलर्ट मैसेज आया है. जितने भी आपके अपोजिशन लीडर्स हैं और जर्नलिस्ट हैं, एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि आप जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हैं उनके द्वारा क्या किए जा रहे हैं, टारगेट किए जा रहे हैं. ठीक है, कुछ लोगों ने पहले तो ये कहा कि ये फेक है सारी चीज़ें, लेकिन कुछ लीडर्स ने यहाँ पर क्या किया, मतलब कुछ लोगों ने जो आपके मेंबर्स थे उन्होंने जो मैसेज था उसका स्क्रीनशॉट लेकर पूरा यहाँ पर उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट था वहाँ पर शो किया और दिखाया गया और ये कहा कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, जांच पड़ताल की जाए. सो दीज अलर्ट्स गो आउट व्हेन द कंपनी डिटेक्ट सोफिस्टिकेटेड थ्रेट एक्टर विद गवर्नमेंट बैकिंग. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऐसे अलर्ट मैसेज तब आते हैं जब गवर्नमेंट किसी भी क्या करती है, किसी एक्टर को यहाँ पर उसकी हेल्प करती है ताकि वो क्या कर सके, जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको हम क्या कर सके, टारगेट कर सके. आई होप आपको कितना क्लियर होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंपनी ने ये कहा कि कंपनी ऐसे जो अलर्ट मैसेज हैं तब इशू करती है जब यहाँ पर उनको ऐसे लगता है कि कोई यहाँ पर है पर्सन जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसका सपोर्ट किया जा रहा हो और उन्होंने क्या किया हो, आपको क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ MPs के नाम दिए गए हैं, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं. सो द गवर्नमेंट सेड इट वुड इन्वेस्टिगेट दीज अलर्ट्स एंड अर्ज एप्पल टू कॉपरेट. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जो पूरा इशू है इस पर गवर्नमेंट क्या करेगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी और एप्पल से ये अर्ज किया है यहाँ पर कि एप्पल क्या करे, यहाँ पर उनके साथ कॉपरेट करे. ओके, तो आई होप आपको इतना यहाँ पर क्लियर होगा. तो देखिए एक तरीके से ये जो आर्टिकल है आप ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है. अब यहाँ पर क्या सच्चाई है क्या नहीं, ट्रुथ क्या है, वो सामने अभी निकल कर आएगा आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट मूव करने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ क्वेश्चन. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह. ओके, अब हम ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के बारे में. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह. चंपारण सत्याग्रह का सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट हमें यहाँ पर बताना है कि क्या रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट. तो यू हैव 4 ऑप्शंस. फर्स्ट है एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स, स्टूडेंट्स एंड वुमेन इन नेशनल मूवमेंट. इन्होंने ये कहा कि ये जो सत्याग्रह था आपका चंपारण सत्याग्रह, ये एक नेशनल मूवमेंट था और इस नेशनल मूवमेंट में सारे इंडियंस ने, जितने भी ऑल इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो लॉयर्स थे, स्टूडेंट्स थे, विमेंस थे, सब लोगों ने इस नेशनल मूवमेंट में क्या किया था, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था. सेकंड ऑप्शन है सेइंग एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया इन द नेशनल मूवमेंट. ये कहा जा रहा है कि चंपारण सत्याग्रह की अगर हम कुछ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट की बात करते हैं तो इन दिस सत्याग्रह एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है किसका, दलित्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज का. थर्ड वन इज ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट्स अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट. अब पीजेंट्स का मतलब जिसे हम फार्मर्स भी कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, व्हाट इज अ पीजेंट. पीजेंट का मतलब हमारा फार्मर्स भी होता है. तो फार्मर्स ने क्या किया था, ये जो आपका नेशनल मूवमेंट था चंपारण सत्याग्रह, एक तरीके से आप कह सकते हैं, इसको यहाँ पर क्या किया था, ज्वाइन किया था. लास्ट वन इज ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप्स. ये लास्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं आपकी और कमर्शियल क्रॉप्स हैं, इनके कल्टीवेशन में हमें ड्रास्टिक डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है. ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन क्लियर होंगे. तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको ये बता दिया जाए, और यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है. ओके, यूपीएससी का ये प्रीवियस PYQ है आपके सामने, तो आप मेक श्योर
इंश्योर आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करें। अगर आपको यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह के बारे में नहीं पता तो पहले आप वीडियो को पॉज करें, इसके बारे में चंपारण सत्याग्रह क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, कैसे क्या है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। पहले आप पढ़ेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, पहले आप पढ़ेंगे इसको और उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपीएससी के द्वारा पूछा गया लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। सो जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। इसमें ये कहा जा रहा है जुडिशियल कस्टडी होती है आपकी और आपकी एक पुलिस कस्टडी हो गई, दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई। सो पहले हम बात करें किसकी, जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी का यहाँ पे मीनिंग दिया गया है कि जुडिशियल कस्टडी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये XYZ मजिस्ट्रेट है, इनके कंसर्न में कोई पर्सन आ रहा एक्यूज है इनके कंसर्न में, तो ये क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर ABC पर्सन है वो कहाँ आपका लॉक्ड अप होगा, पुलिस स्टेशन में, ना कि जेल में। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? सेकंड स्टेटमेंट इज ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ कोर्ट। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जुडिशियल कस्टडी की अगर हम बात करते हैं तो जो भी उस पर्टिकुलर केस का इंचार्ज होता है वो क्या कर सकता है, जो सस्पेक्ट है उसको इंट्रोगेट नहीं कर सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। जब तक उसे कोर्ट का अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक वो सस्पेक्ट को इंट्रोगेट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर देंगे। वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, सो इंश्योर यू विल वॉच वीडियो टिल द एंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आज का। ओके, एथिक्स पार्लियामेंट्री कंडक्ट एंड इंडियन MP। अब देखिए इस आर्टिकल में आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। क्या कॉन्सेप्ट है आपका? लोकसभा एथिक्स कमेटी। यहाँ पर क्या है, लोकसभा एथिक्स कमेटी है। अब ये एथिक्स कमेटी से क्या समझ में आता है, एथिक्स का मतलब क्या हो जाता है। अब लोकसभा है, आपको उसका नाम अच्छे से याद रखना है, लोकसभा एथिक्स कमेटी, मतलब कि ये लोकसभा की कमेटी है, एथिक्स कमेटी है, तो मतलब किसके एथिक्स देखे जाएंगे, यहाँ पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के एथिक्स देखे जाएंगे। ओके, यहाँ पर आपकी बहुत सारे केसेस की बात आ जाती है, आपकी जो MPs हैं, तो इसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर जो ये एथिक कमेटी है, आपकी जो एथिक्स कमेटी है लोकसभा की, इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो ये जो कमेटी है आपकी 2000 में सेटअप की गई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। कब सेटअप की गई थी? इन 2000। सो द एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा इज अ रिलेटिवली न्यू कमेटी विच वाज सेट अप इन 2000 with a mandate to examine every complaint that related to unethical conduct of MPs, refer to it and to recommend actions। यहाँ पर इसका काम ये होता है कि अगर कोई अनएथिकल कंडक्ट किया जाता है MPs के द्वारा और उसको रेफर किया गया कहाँ, इस कमेटी के पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये A पर्सन है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका MP है, इनके द्वारा कोई उनका जो एक्शन था और कुछ कंडक्ट कह सकते हैं वो कैसा था, आपका अनएथिकल था, ठीक है। कैसा था वो? अनएथिकल था। तो हमने इसको क्या किया, ये जो पूरा केस था इस MP से रिलेटेड उसको रेफर किया कहाँ, एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा में, ठीक है। और ये आपका कब कॉन्स्टिट्यूट है, कब सेटअप किया गया? इन 2000। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। फिर ये क्या करते हैं, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक तरीके से आप देखेंगे कि वॉज टास्क एंड फॉर्मुलेटिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर MPs। तो इनका मेन काम क्या हो जाता है, अगर कोई भी MP है उनका जो अनएथिकल कंडक्ट है उसको एग्जामिन करना और MPs के लिए यहाँ पर जो कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं उसको फॉर्मुलेट करना। ये किसका काम होता है? आपका इस कमेटी का काम होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है हमने एथिक्स की तो बात कर ली, बट यहाँ पर एथिक्स है क्या, अनएथिकल कंडक्ट, अनएथिकल एक्शंस है क्या, ये इसमें अनडिफाइंड है, ठीक है। सो अन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस कमिटी इज दैट टर्म अनएथिकल कंडक्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर। यहाँ पर जो अनएथिकल कंडक्ट है वो कहीं भी आपका डिफाइन नहीं हुआ है। ओके, सो इट इज लेफ्ट इंटायरली टू द कमिटी टू एग्जामिन अ पर्टिकुलर एक्ट ऑफ कंडक्ट एंड डिसाइड वेदर इट इज अनएथिकल और नॉट। ये पूरा किसके ऊपर यहाँ पर आपका कह सकते हैं छोड़ा गया है, कमिटी के ऊपर छोड़ा गया है कि कमिटी यहाँ पर डिसाइड करेगी कि ये पर्टिकुलर जो एक्शन है वो अनएथिकल है या नहीं है, इसके लिए यहाँ पर क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, आपका जो पार्लियामेंट्री प्रोब होता है और जुडिशियल प्रोब होता है, ये दोनों आपस में सेम नहीं है। जुडिशियल बॉडी की बात करते हैं, सो जुडिशियल बॉडी प्रोब्स अ मैटर एज इन द स्टेटस एंड रूल एंड इट
कंडक्टेड बाय जुडिशियल ट्रेन पर्सन। यहाँ पर हम दो आपके पास कॉन्सेप्ट और आ जाते हैं क्या, एक होता है आपका पार्लियामेंट्री प्रोब, ठीक है, और दूसरा होता है आपका जुडिशियली प्रॉप। जुडिशियल प्रॉप में क्या होता है, जो आपके जुडिशियली ट्रेन पर्सन होते हैं, जो भी आपके रूल्स होते हैं, स्टेटस होते हैं, अगर उनका वॉल्यूशन किया जाता है तो हम यहाँ पर जो जुडिशियली ट्रेन पर्सन होते हैं वो उसको क्या करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर ये पार्लियामेंट कमेटी की हम बात करते हैं, इसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं होते हैं। मतलब जो भी फॉर एग्जांपल ये कमेटी है आपकी और इस कमेटी में क्या है, क्या आपके जुडिशियली ट्रेन पर्सन है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, ओके। लेकिन इस कमेटी में ऐसा कुछ नहीं, इस कमेटी में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं, है ना। जो भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के वही होते हैं, वो कोई एक्सपर्ट नहीं होते, ये भी आप सभी को पता है। तो इस कमेटी के मेंबर्स कैसे हैं, आपके ऑलरेडी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं और वो यहाँ पर एग्जामिन करते हैं कि जो भी XYZ पर्सन है उसका जो अनएथिकल कंडक्ट है उस पर क्या एक्शन हमें लेना चाहिए। और इनका जो मेथड होता है टोटली डिफरेंट होता है। ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन मैटर इनकी पूरी तरीके से जुडिशियल मेथड हमारी होती है उससे यहाँ पे टोटली डिफरेंट होती है। यहाँ पे यहाँ पर जो पार्लियामेंट होती है आपकी इन्वेस्टिगेशन करती है, कैसे, थ्रू इट्स कमिटीज़ विच फंक्शन अंडर द रूल्स ऑफ हाउस। इसमें जो अदर कमिटीज़ हैं उनके साथ क्या करती हैं, काम के साथ साथ जो भी रूल्स ऑफ आपके हाउस हैं, यहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट्स प्लेस किए जाते हैं बिफोर द कमिटी, कंप्लेन और जो विटनेस होते हैं, यहाँ पर मेनली ओरल एग्जामिनेशन होता है और जो कुछ विटनेस आपको मिल सकते हैं वो होता है आपका, और डिपोजिशन ऑफ एक्सपर्ट्स होता है। Deemed necessary shifting of the whole volume of evidence placed before the committee। तो यहाँ पर जो एक साथ उनका जो पूरा एविडेंस होता है वो प्लेस किया जाता है इन फ्रंट ऑफ द कमिटी। उसके बाद यहाँ पर ऑन दैट जो अभी आपका एविडेंस है उस बेसिस पर यहाँ पर क्या किया जाता है, इस कमिटी के द्वारा एक्शन लिया जाता है, ओके। सो कई बार यहाँ पर हम देखते हैं कि द क्वेश्चन ऑफ द रिलेवेंस ऑफ द एविडेंस ऑफ अ पर्सन और अ डॉक्यूमेंट इज फाइनली डिसाइडेड बाय द स्पीकर ओनली एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द एविडेंस एक्ट। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि ये जितने भी आपके एविडेंस प्लेस किए जाते हैं इन फ्रंट ऑफ दिस एथिकल कमिटी, इनकी जो रिलेवेंस है, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सामने रखे गए, तो इसको कौन डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करता है। आपका जैसे आप सभी को पता है एविडेंस एक्ट है, तो यहाँ पर एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चलती हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होता है, एविडेंस होता है, वो स्पीकर के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एविडेंस है वो रिलेवेंस है या नहीं है, उसका रिलेवेंस कुछ है या नहीं है। कई बार यहाँ पर क्या होता है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ क्वेश्चन। एमपीज के पास आप सभी को पता है इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठें और क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखें और उसका आंसर करें। तो वो क्या करते हैं, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं, पीए होते हैं, वो उनका पासवर्ड और आईडी यहाँ पर शेयर कर देते हैं ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है एमपीज के बारे में वो क्या की जाए, शेयर कर दी जाए। लेकिन अब ये थोड़ा सा कंसर्न बनता जा रहा है, ये फोकस पॉइंट बनता जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से शेयरिंग से क्या हो रहा है, उनका जो प्राइवेसी है आप कह सकते हैं उसका यहाँ पर ब्रेच हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये ऑनलाइन सबमिशन ऑफ क्वेश्चन है इस पर थोड़ा सा आपका क्वेश्चन उठाया गया है, ओके। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज स्टॉक टेकिंग क्लाइमेट फाइनेंस आ केस ऑफ सर्कल इन रेड लिंक। अब देखिए यहाँ पर COP28 की कॉन्फ्रेंस ऑफ जो आपकी पार्टी है उसकी मीटिंग होने वाली है November 30 to 12 दिसंबर। कहाँ होगी ये आपकी, दुबई में होगी। इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब है जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, आपका जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इसके लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपकी आज के टाइम पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, डेवलप्ड कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड ऑल द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पीरियड पर क्या किया, डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूरा एमिशन किया। अब इस एमिशन का जो नुकसान है आप कह सकते हैं वो किसको उठाना पड़ रहा है, जो आपकी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ओके। अब ये कहा जा रहा है कि हम ये जो आपका ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है इसे हमें क्या करना है, अब कंट्रोल करना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कंट्रीज आ गई, एक हो गया आपका डेवलप्ड कंट्रीज, दूसरी हो गई यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज, ओके। यहाँ पर लीस्ट डेवलप कंट्रीज आ गए आपके, लीस्ट डेवलप कंट्रीज। नाउ लास्ट वन आपके स्मॉल आइलैंड्स नेशन को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि दे आर द मेन कल्प्रिट। आप कह सकते हैं कि वो क्या बन रहे हैं, इस पूरे सिनेरियो का कल्प्रिट यहाँ पर बन रहे हैं। उन्होंने किया कुछ नहीं, उनका यहाँ पर क्लाइमेट चेंज में इतना कंट्रीब्यूशन भी नहीं रहा, बट स्टिल दे आर पेइंग फॉर इट,
ओके। सो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें क्लाइमेट चेंज क्या करना है। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पेरिस एग्रीमेंट आप सभी को पता है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, एक्शन लेना होगा। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि डेवलप कंट्रीज ने क्या किया है, आपका सबसे ज़्यादा एमिशन किया है, सो दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब डेवलपिंग कंट्रीज और जो इतने भी आपके लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, स्मॉल आइलैंड नेशंस है, इनके पास ना तो इतना फाइनेंस है कि वो क्या कर सके, जो भी आपका फॉसिल फ्यूल है इसको चेंज करके, है ना, आपके जितने भी ये फॉसिल फ्यूल, जितने भी एनर्जी का एमिशन है, इसको वो चेंज करके क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर जाए। फॉसिल एनर्जी से वो क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करें, क्योंकि उनके पास ना तो इतना फाइनेंस है, क्योंकि क्लीन एनर्जी के लिए हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होती है, और साथ साथ हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जितने भी आपके स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, उन्हें कंपनसेट करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पर क्या करें, उनको कुछ पैसा दें, है ना, कुछ पैसा यहाँ पर दें, कुछ फाइनेंस यहाँ पर प्रोवाइड करें, और साथ साथ या उन्हें टेक्नोलॉजी भी दें, जिससे वो क्या कर सकें, क्लीन एनर्जी की तरफ जल्दी मूव कर सकें, जिससे हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम कम कर सकें, मिटिगेट कर सकें। आई होप आपको इतना क्लियर होगा ना। यहाँ पे कुछ एस्टिमेट्स दिए गए हैं, जैसे कि हम बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, आर्टिकल 9 इट सेज इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड इन देयर बाइनल अपडेट रिपोर्ट्स। यहाँ पर अब क्या है कि ये सारी कंट्रीज़ को एक एक टास्क प्रोवाइड कर दिया गया है कि आपका ये टास्क है, ये टास्क है, ठीक है। अब यहाँ पर ये फाइनेंस की बात की गई कि 2009 में आपका जो कोपेनहेगन चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी 2009 में, तो इसमें डेवलप्ड कंट्रीज ने ये कमिटमेंट किया था कि हम क्या करेंगे, 2020 तक $100 बिलियन मोबिलाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये जो डिसीजन था वो अकम्पनी होता हुआ, मतलब कंप्लीट पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता है। फिर ये कहा गया जो पेरिस एग्रीमेंट हो आपका, उसमें 2025 तक ये कहा गया कि हम कलेक्टिवली यहाँ पर क्या करेंगे, $100 बिलियन आपका कलेक्ट करेंगे। बिफोर अ न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल फ्रॉम अ फ्लोर ऑफ $100 बिलियन पर ईयर इज टू बी सेट एट द एंड ऑफ 2024। अब यहाँ पर न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाई गोल आपका NCQG आया है, जिसमें ये कहा गया कि हर साल $100 बिलियन क्या किया जाएगा, आपका सेट किया जाएगा। तो 26 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन Glasgow in 2021, the developed countries noted with deep regret of being able to mobilize only 79.6 बिलियन। अब यहाँ पर टारगेट कितना था कि हमें $100 बिलियन को मोबिलाइज करना है, लेकिन हम देखते हैं 26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस होती है आपकी ग्लासगो में इन 2021, जिसमें यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज ने ये नोट किया कि ओनली $79.6 बिलियन ही क्या हुए हैं, आपके जो मनी है वो मोबिलाइज हो चुका है, मतलब मोबिलाइज हुआ है। तो मतलब हम अपने टारगेट से क्या हो रहा है, इसमें पीछे छूट रहे हैं। अब पेरिस एग्रीमेंट का यहाँ पर जो बेस्ड है, पेरिस एग्रीमेंट आपका किस पे बेस्ड है कि जितनी भी पार्टीज है वो कलेक्टिवली यहाँ पर एक्शन लें, सेल्फ डिटरमाइंड एफर्ट्स लगाएं, जिससे हम क्या कर सकें, ये जो अर्थ का टेम्परेचर अभी 1.1 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है, ओके, अब ये 1.5 डिग्री को ओवरशूट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हमें यहाँ पर जो पॉलिटिकल विल है और जितने भी आपकी गवर्नमेंट है उनको साथ में आकर क्या करना होगा, एक्शंस यहाँ पर लेने होंगे। और 2030 तक यहाँ पर क्या करना होगा, हमें जो अमाउंट क्वांटिफाई किया गया है फॉर द ग्लोबल साउथ ने ये एक्सप्रेस किया है कि द अमाउंट क्वांटिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम टचेस क्लोज टू 6 ट्रिलियन अंटिल 2030 तक हमें $6 ट्रिलियन क्या करना है, टच करना है। तो ये पूरा यहाँ पर फाइनेंस की बात की गई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा शेयरिंग में हमें अनक्लियरेंस दिखती है ना, यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखती है। एक एनालिसिस हुआ है और उस एनालिसिस के साथ हमारे सामने ये निकल कर आया है कि यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में यूनाइटेड नेशन का यूएस का कितना शेयर था, यहाँ पर ओनली 5% था, है ना। तो यहाँ पर जो शेयरिंग होनी चाहिए वो फेयर तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़ी कंट्रीज़ हैं, यूएस की बात करते हैं, उनका शेयर यहाँ पर कम है, और जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनका शेयर यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। सो हमें यहाँ पर ये इंश्योर करना होगा, जितनी भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो ये कलेक्टिव मनी का फॉर्मूला है, इसमें यहाँ पर फेयरनेस होनी चाहिए, कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए। ओके, सो रेप्लिकेट दिस सेक्शन, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, परसीव्ड अर्जेंसी एंड इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द एलीट ग्लोबल नॉर्थ वर रिट लार्ज इन द केस ऑफ परसीव्ड कोलैप्स ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड। ओके, सो हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और अर्जेंसी की ज़रूरत है, और हमारे जितने भी ग्लोबल नॉर्थ है, यहाँ ग्लोबल नॉर्थ की बात करते हैं, उनको इनलाइटन करना होगा कि ये हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया, अभी यहाँ पर चीज़ें नहीं की, तो इन फ्यूचर इसका जो आपका ड्रास्टिक इम्पैक्ट है, अनरिवर्सिबल आप कह सकते हैं, जो इम्पैक्ट है हमें फेस करना पड़ेगा। ओके, सो अनफॉर्चुनेटली दीज फैक्टर्स आर मिसिंग व्हेन इट कम्स टू नेसेसरी क्लाइमेट फाइनेंस ट्रांसफर फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज टू सेफगार्ड अनदर ग्लोबल कॉमन द एटमॉस्फियर।
ओके ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज स्टाफ शॉर्टेज फाइनेंशियल डिपेंडेंसी प्लेग लोकल गवर्नेंस। अब लोकल गवर्नेंस के बारे में आप सभी को पता है। लोकल गवर्नेंस कौन से एक्ट से आती है? आपकी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, जिसके तहत आपकी लोकल गवर्नमेंट आती है, पंचायती राज सिस्टम एंड आपका म्युनिसिपल सिस्टम। ओके, नाउ इसमें आपकी 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है। आपका क्या होता है? पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर ब्लॉक लेवल, और थर्ड वन आपका पंचायत सिस्टम। ओके, ये आप हायरार्की यहाँ पर देख सकते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। पहले हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट, फिर यहाँ पर एक आ जाता है लोकल गवर्नमेंट में भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। म्युनिसिपैलिटी की बात करते हैं, इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। मतलब नगर पंचायत आपका जो छोटे लेवल पर जहाँ का जो नंबर है वो कम होता है। म्युनिसिपल काउंसिल इससे जो बड़ा लेवल होता है, जहाँ पर पॉपुलेशन जो होता है 1 लाख से भी ज़्यादा होती है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये इससे हायरार्की पर होता है। पंचायत की बात करते हैं, विलेज पंचायत आपका लास्ट में होता है, इंटरमीडिएटरी पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत यहाँ पर होती है। तो आई होप आपको ये लेवल समझ में आया होगा। अब इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि हम बात करते हैं जैसे मेयर्स होते हैं आपके, है ना, म्युनिसिपल काउंसलर्स होते हैं, ये इलेक्ट होकर आते हैं। जो मेयर होते हैं मेनली वो इनका इलेक्शन होता है डायरेक्टली, दे आर अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स। लेकिन कुछ मेयर्स जो हैं वो डायरेक्टली ऐसे अपॉइंट कर दिए जाते हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है। अब ये जितने भी आपके लोकल गवर्नमेंट है वो मेनली किस पर डिपेंड होती है? फॉर द फाइनेंस आपकी स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड होती है। तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि ये जो डिपेंडेंस है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है लोकल गवर्नमेंट की, वो क्या कर रहा है? उन्हें वल्नरेबल बना रहा है कि वो कोई भी एक्शन यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं। तो आपकी ये सर्वे किया गया है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडियन सिटीज। इस सर्वे की हम बात करते हैं सिटीज में। सो मेजॉरिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन देयर स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे इस रिपोर्ट से, ये सर्वे से ये पता चला है कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन सिटीज जो है आपकी किस पर डिपेंड है? फॉर द फाइनेंशियल डिपेंडेंस किसके ऊपर है? स्टेट गवर्नमेंट में। सिर्फ आपकी आसाम ने क्या किया है? आसाम गवर्नमेंट ने एम्पावर किया सिटीज को कि वो क्या कर सकते हैं, कलेक्टिवली जितने भी टैक्स हैं उनको वो कलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट 5 स्टेट, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय एंड राजस्थान, ऑल अदर स्टेट्स हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट बिफोर बोरोइंग मनी। तो यहाँ पर आपकी 5 स्टेट्स हैं, आपको ये नाम याद रखना है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय एंड राजस्थान। तो इनको यहाँ पर क्या करना पड़ता है? परमिशन नहीं लेनी पड़ती, अप्रूवल नहीं लेना पड़ता फॉर द बोरोइंग मनी। बट एक्सेप्ट ऑल दीज 5 स्टेट्स, आपके जितने भी स्टेट्स हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? आपकी अप्रूवल लेना पड़ता है फॉर द बोरोइंग मनी। आपको इतना क्लियर हुआ ना? द रिपोर्ट का नाम क्या है? इस रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, द रिपोर्ट एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम। ये इंडिया का जो सिटी सिस्टम है इसको यहाँ पे पब्लिश किया गया है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी में जो मेगा सिटीज हैं, मेगा सिटीज में मोर देन 4 ट्रिलियन यहाँ पे पॉपुलेशन होती है। लार्ज सिटीज में 1 to 4 मिलियन मीडियम साइज आपकी पॉपुलेशन होती है, और जो मीडियम सिटीज होती है वहाँ पर 0.5 to 1 मिलियन जो आपकी पॉपुलेशन होती है, और स्मॉल सिटीज में 0.5 मिलियन से भी कम यहाँ पर पॉपुलेशन होती है। तो ये सिमेट्री है आपकी। यहाँ पे 4 कैटेगरी, 4 टाइप्स की आपकी सिटीज होती हैं, ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है? मेगा सिटीज, लार्ज सिटीज, मीडियम सिटीज एंड स्मॉल सिटीज। इतना आपको क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन सिटीज में जो मेयर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, कुछ डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, 5 ईयर्स का इनका टेन्योर होता है, ठीक है? अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इनकी जो पावर होती है, इस रिपोर्ट में ये शो किया गया जो मेयर्स की और काउंसिल्स की यहाँ पर जो पावर है उसको बहुत लिमिटेड किया गया है इन द स्टाफ अपॉइंटमेंट एंड फॉर द फाइनेंशियल मैटर्स। तो ये ना तो स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं, अगर वो किसी स्टाफ मेंबर्स को अपॉइंट करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले क्या करना होगा? परमिशन लेनी होगी स्टेट गवर्नमेंट की। इसी के कारण यहाँ पर हमें ये डेटा सामने निकल कर आता है कि 35% ऑफ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपकी जो पोस्ट है वो वैकेंट है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं इवन आप नीचे लेवल पर जाएंगे म्युनिसिपैलिटीज में 41% यहाँ पर जो पोस्ट है वो यहाँ पर अभी खाली है, और पंचायत में यहाँ पर 58% जो आपकी पोस्ट है वो वैकेंट है। तो देख सकते हैं कि अगर हमारी जो पोस्ट है वो खाली रहेंगे इस तरीके से, तो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि यहाँ पर काम अच्छे से होगा। ओके, सो इतना क्लियर हुआ आपको? सो आई होप इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इसी के कारण ये जो स्टाफ मेंबर्स को अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, जो हम स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी को बात करते हैं, उसको भी हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी सिटीज सिविक इंफॉर्मेशन विच सिटीजन्स कैन एक्सेस ईजिली। यहाँ पर ना तो इंफॉर्मेशन की एक्सेस होती है जो सिटीजन्स यहाँ पर क्या कर सके, उसे एक्सेस कर सके। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जब तक हम लोकल गवर्नमेंट को क्या करेंगे, यहाँ पर हम कह सकते
उन्हें एम्पावर नहीं करेंगे तब तक हमारा जो ये काम सिस्टम है वो यहाँ पर अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो जो स्टाफ की जो शॉर्टेज हो रही है, शॉर्टेज क्यों हो रही है? क्योंकि दे वांट्स टू अपॉइंट स्टाफ मेंबर, बट उनको क्या करना पड़ता है, पहले परमिशन लेनी पड़ती है और उस परमिशन में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। टाइम लगने से क्या होता है कि वो जो आपकी जो प्लेस है वो वैकेट की वैकेट मतलब खाली की खाली रह जाती है। सो मोस्ट इंडियन सिटीज़ लैक ट्रांसपेरेंसी एंड डू नॉट पब्लिश एक्सेसिबल सिविक एंड फाइनेंशियल डेटा। कई बार यहाँ पर इंडियन सिटीज़ में हमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है कि वो जो सिविक का डेटा होता है, फाइनेंशियल डेटा होता है, उसको पब्लिश भी नहीं करते हैं। ओके, सो लिमिटेड लेस सिटीज़ एंड लिमिटेड पावर। तो यहाँ पर जो हमारी सिटीज़ है वो लिमिटलेस है और उनकी जो पावर है वो कैसी है, आपकी लिमिटेड है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो आपको इस रिपोर्ट का नाम याद रखना है। रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडिया सिटीज सिस्टम। ओके, ये इंडिया इस सर्वे, ये एनुअल रिपोर्ट है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, आर्टिकल्स तो यहीं पर खत्म हो जाते हैं और ऐसा आज कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं जिन्हें हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा अपडेट है। अभी तो ये यहाँ पर वोटिंग होगी। सो WHO पोस्ट, यहाँ पर WHO के जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट करना है। तो इसके लिए आप देखते हैं इंडिया किसको वोटिंग करता है, जो नॉमिनी है, अभी बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पे नॉमिनी है। सो कैंडिडेट विल नीड 6 वोट टू विन द कंटेस्ट। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें 6 वोट्स की जरूरत है टू विन द इलेक्शन। ओके, अब यहाँ पे बांग्लादेश भी नॉमिनी है, आपका नेपाल भी नॉमिनी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इंडिया किसको चूज करता है। नेक्स्ट है आपका स्ट्राइव टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047 PM टेल सिटीजन्स। यहाँ पर आपका क्या होता है, एक आज़ादी का जो अमृत महोत्सव आप सभी को पता है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब 2047 में हमें कितने हो जाएंगे, 100 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस गेन किए हुए। तो हमारा ये टारगेट है। आप सभी को पता है कि ये भी कहा गया कि जो विजन रिपोर्ट है, विजन रिपोर्ट 2047, उसे रिलीज करने की बात की गई है कि हमें 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डेवलप नेशन बनना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है माय भारत। मेनली ये यूथ्स के लिए प्लेटफॉर्म है, जिसको उन्होंने ये कहा है कि इसमें वेरियस प्रोग्राम्स होंगे। तो ये कहा गया है कि जितने भी यूथ्स हैं इसमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हों, अपना डेटा यहाँ पर, अपनी जो न्यू एनर्जी है, इंडिया की जो न्यू भारत की यहाँ पर जो एनर्जी है, इससे यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट्स अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। यहाँ पर पीजेंट्स ने क्या किया था, इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था उसको ज्वाइन किया था। तो दिस इज द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी ओनली। तो देखिए यहाँ पर जेल की जो हम बात कर रहे थे कि जुडिशियल कस्टडी में एक्यूज को जो भी कंसर्न मजिस्ट्रेट होते हैं सच एज एक्यूज्ड, उसको लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट होता है कि जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है, जो भी ऑफिसर्स इन चार्ज होते हैं वो किसी भी सस्पेक्ट को इंट्रोगेट नहीं कर सकते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ कोर्ट। तो इसमें सिर्फ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बी ओनली। एक्सप्लेनेशन आप एक बार देख लीजिए। तो पुलिस कस्टडी का मतलब होता है, पुलिस हैव अ फिजिकल कस्टडी, पुलिस की यहाँ पे फिजिकल कस्टडी होती है ऑफ द एक्यूज, व्हाइल जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज इज इन अ कस्टडी ऑफ अ कंसर्न मजिस्ट्रेट। और जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो एक्यूज है, वो किसकी कस्टडी में है, एक कंसर्न मजिस्ट्रेट होता है कि मान लीजिए कि XYZ मजिस्ट्रेट है, इनकी कस्टडी में, इनकी कस्टडी में आपका वो पर्टिकुलर एक्यूज है, तो वो जुडिशियल कस्टडी आपकी होती है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। तो देखिए आज इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स थे, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। बट अगर आपको स्टिल कुछ भी लगता है, कोई भी डाउट लगता है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। Thank you so much for discussion.